बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीजी बुक के क्लास 10th पार्ट 1.1 हिंदी। पार्ट का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना एक गांव का नाम है। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय थोड़ा सा देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 में हुआ। पेशे से वकील थे, किंतु इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम पाठ पर आते हैं। तो इसमें चंद्रगहना जो खेत का दृश्य होता है, प्राकृतिक जो सुंदरता है, इसका इन्होंने वर्णन किया है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। वह चंद्रगहना के इस गांव में जिस खेत पे बैठे हैं वो अकेले ही बैठे हैं खेत की मेड़ पर। अब आगे क्या देखते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है। यहाँ पर एक बीते के बराबर है, लगभग 1 या 1.5 बीते के बराबर। चने के पौधे छोटे होते हैं इसलिए ठिगना चना कहा है इसे। और बांधे मुरैठा शीश पर, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है चने के पौधे का, क्योंकि इसके फूल होते हैं गुलाबी रंग के। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सिर पर पगड़ी, मुरैठा माने पगड़ी बांधकर वह खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। अब इस खेत में बीच बीच में अलसी के पौधे जो घास जैसे होते हैं लेकिन चने के पौधे से कुछ ऊंची है, और यह घास जैसे होती है लचीली। अगर उस पर आप खड़े हो जाओ तो वो टूटेगी नहीं, बल्कि आप वहाँ से हटोगे तो फिर क्या होगी, वो जैसी की तैसी फिर से सीधी हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि देह की पतली कमर की है लचीली। घास जैसा पौधा होता है इसका, और ये टूटता भी नहीं, काफ़ी लचीला होता है। और हठीली किस लिए कहा गया है, क्योंकि बीच बीच में वो उग गया है, तो मानो कि बड़ी हठी है, बड़ी जिद्दी है और बीच बीच में उग गई है। इसके फूल किस रंग के हैं, नीले रंग के हैं। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, तो लग रहा है कि फूल उसके सिर पे चढ़े हुए हैं। और क्या कह रही है अलसी का पौधा, क्या कह रहा है कि जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। इतने मनमोहक है कि वो अपना हृदय उसको किसी को भी दान कर देगी जो उसको छुएगा। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सबसे सयानी सरसों को क्यों कहा गया है, क्योंकि चना और अलसी इन दोनों से ऊंची है किसका पौधा है, सरसों का। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। सरसों के फूल होते हैं पीले रंग के, इसलिए कहा गया है कि हाथ पीले कर लिए हैं और मानो ब्याह मंडप में आने के लिए तैयार है। यह किस ऋतु का है, फागुन। जब फागुन होती है ठंड कम हो जाता है और इस समय ब्याह शादी ब्याह का मौसम होता है। तो मानो कि इन तीनों गुलाबी, नीले और पीले फूल लहलहा रहे हैं खेतों में। तो मानो फाग गाता मतलब फागुन, जब होली में जो गीत गाए जाते हैं उसे फाग गीत कहा जाता है। तो इस तरह लग रहा है जैसे कि यह माह जो है फागुन माह फाग गीत गाता हुआ आ गया है और स्वयंवर हो रहा है। मानो प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति के इस नज़ारे को देख के लग रहा है सरसों ब्याह मंडप में पधारी और स्वयंवर हो रहा है। और तीनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तीनों पौधे रंग बिरंगे। यह क्या है, प्रकृति का आंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। विजन सुनसान व्यापारिक नगर, जहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो उससे ये विजन सुनसान स्थान बहुत ज़्यादा प्रिय लग रहा है मुझे आज।
प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस भूमि में जैसे पौधे एक साथ एक खेत में लहलहा रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रिय भूमि है और मानो प्रेम की धारा यहाँ बह रही है। तो ये भूमि मुझे बहुत ही प्रिय है। और पैरों के तले है एक पोखर। पैरों के तले मतलब खेत से थोड़ी ही दूर पर है एक छोटा सा तालाब। उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। जब तालाब में लहरें उठ रही हैं तो साथ में जो तली में घास उगी हुई हैं उस पर काई लग गई, इसलिए वो भूरे रंग की दिख रही हैं। तो साथ साथ में घास भी हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता। अब इसके बीचों बीच एक खम्बा है, वह पानी में कैसा दिख रहा है, चांदी जैसा चमक रहा है। जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो आँख को कैसा कर रहा है, चकमका रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब इसके आसपास में क्या है, तालाब के छोटे छोटे पत्थर हैं और पानी उससे टकरा टकरा के वापस आता है। तो लग रहा है कि मानो चुपचाप वो पानी पिए जा रहे हैं और ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीले गले के डालता है। अब यहाँ पे एक बगुला एक टांग पर खड़ा है, पानी में टकटकी लगाए कि कब मछली आए और मैं उसे झट चोंच में दबाकर उड़ जाऊं। मछली को पाने के लिए बगुला अपना ध्यान एकत्र कर लेता है और मानो अपनी निद्रा को त्याग चुका है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। एक काले माथी वाली चिड़िया है जिसे बहुत ही चतुर कहा गया है। चतुर इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कोई भी मौका नहीं चूकती। जैसे ही मछली दिखती है ऊपर तालाब के, तुरंत वो क्या करती है, झपाटे मारकर उड़ जाती है। और उसका पंख कैसा है, सफ़ेद। जल के हृदय पर चटुल मछली मतलब जल के ऊपर हृदय स्थल कहा गया है, जिसे यहाँ पर भी उसका मानवीकरण किया गया है तालाब का। तो उजली चटुल मछली, जो मछली बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, उसे क्या कर रही है, जिस चिड़िया का काला माथा है, श्वेत पंख है मतलब सफ़ेद पंख, और चोंच का रंग कहा गया यहाँ पर पीला है, तो पीली चोंच में दबाकर वह दूर गगन में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। इस खेत से थोड़ी जगह पर, थोड़ी दूरी पर वहाँ की भूमि थोड़ी सी ऊंची है और यहाँ पर रेल की पटरी गई है। ट्रेन का समय कवि को पता नहीं है, इसलिए वे बैठे हुए हैं वहाँ पर। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ मतलब बहुत निश्चिंत आराम से यहाँ पर बैठे हैं। जाना नहीं है, कहीं तो जाना नहीं है, ऐसा लग रहा है यहीं पे मैं बैठा रहूं और ये दृश्य देखता रहूं। चित्रकूट की अनगढ़ चौकी, चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये जगह जो है चंद्रगहना, ये चित्रकूट में है। अनगढ़ चौकी, यहाँ बहुत सारी चौड़ी चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं और दूर दूर तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और इस बांझ भूमि, बांझ इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर खेत नहीं है, खेत से कुछ ही दूर पर ये बांझ भूमि है, सिर्फ वहाँ पे कांटेदार कुरूप रीवा के पेड़ खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे। और यहाँ पर तोते का स्वर सुनाई पड़ रहा है, सिर्फ क्योंकि काफ़ी सुनसान जगह है तो सिर्फ इस पक्षी का आवाज़ ही आ रहा है। वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। इस वन स्थली में, सुनसान वन में मानो उसका हृदय चीर रहा है सारस का स्वर, क्योंकि इसकी आवाज़ टिरटो अच्छी नहीं लग रही है। इस वीराने का जो है
भंग करता वीराना, क्योंकि खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे और साथ ही सुनसान जगह जो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता, बहुत प्रिय लगता है। किंतु जब इन सारस की जुगल जोड़ी खेतों में विचरण कर रहे हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो इनकी ये इच्छा होती है कि काश मैं भी इन पक्षियों की भाषा अगर समझ पाता तो साथ मैं भी उड़ जाता और साथ में चलते चलते मैं भी इनकी प्रेम कहानी सच्ची सुन लेता। तो ये कुछ पार्ट इस तरह का है। इस पार्ट में चंद्रगहना नामक स्थान का वर्णन किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है, और ये चित्रकूट की अनगढ़ चौकी चित्रकूट में है। ये जगह छोटा सा एक गांव है जहाँ की प्रकृति का वर्णन किया गया है।